जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल जेके एग्ज़ाम्स में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज का ये जो वीडियो है ये हमारा लेक्चर नंबर 6 रहने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको रिमाइंड कर दूंगा कि हमने अभी तक इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा वो हम आपको बता देंगे। तो हमने अभी तक इस लेक्चर सीरीज़ में पढ़ा कि इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है ये, ठीक है। तो इसमें हमने इकोनॉमी क्या होती है वो पढ़ा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, किस तरीके से किस देश में किस तरीके की इकोनॉमी चलती है, वो चीज़ें भी हमने डिस्कस की। और इसके अलावा मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि इकोनॉमिक्स को किस तरीके से पढ़ा जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर्स, और ये जो आपकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इस पे बात करेंगे। तो ये वीडियो सीरीज जो है ये आपकी हम स्टार्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से। आपको टोटली ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पोस्ट्स के लिए रहने वाली है। तो और भी अगर आप JKSSB या JKPSC या किसी भी एग्ज़ाम के लिए UPSC वगैरह जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उस एग्ज़ाम के लिए ये पूरे तौर पर डिटेल्ड कोर्स रहेगा इकोनॉमिक्स का। तो आपको क्या करना है, नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको PDF नोट्स मिलते जाएंगे। और इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो सीरीज़ अच्छी लगती है तो डू सब्सक्राइब। और इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है एज पर अगर आप टॉपिक को देखेंगे, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है जो आपकी फाउंडेशन को स्ट्रांग करेंगे। कल जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ GDP पढ़ेंगे, कल जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग की पढ़ेंगे या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अगर देखा जाए तो इसमें हमें क्या देखना है कि व्हाट इज़ प्रोडक्शन। सबसे पहले ध्यान देंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है। अब इसमें सिंपली मेथड ऑफ टर्निंग, तो हमें क्या है कि जिस मेथड से हम रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, मैं यहाँ पर टेक्निकली डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ प्रोडक्शन की, वो तो थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन आपकी बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं होते हैं और दे फील प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट फैक्टर्स। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कि बेसिक से स्टार्ट करते हैं, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर प्रोडक्शन की मेन एम क्या होता है कि हमें कोई चीज़ बनाना होता है, किसके लिए, कंजप्शन के लिए। अब कंजप्शन क्या होता है, एग्जाम्पल मैं आपको सिखा दूंगा कि मतलब हम क्या करेंगे, हम लाएंगे चाय की पत्तियाँ, ठीक है। हमने ये चाय की पत्तियाँ लाई, ठीक है। उसके बाद पानी लाया, पानी के बाद चीनी लाया, चीनी के साथ साथ और ज़रूरी चीज़ें जो हमें चाय बनाने के काम आ जाती है। तो ये जो हमने चाय का कप बना दिया, दैट इज़ आवर फाइनल गुड, ठीक है। ये फिनिश्ड गुड हो गया और ये कंजप्शन के लिए अब रेडी है। इसको हम पी सकते हैं, ये हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो है ये इसमें एज ए रॉ मटेरियल काम करेंगे। और ये जो चाय का कप जो हमने लास्ट में लाया पीने के लिए, तो वो एज ए क्या काम करेगा, वो एज ए फिनिश्ड गुड काम करेगा। तो कहने का मतलब यही है कि एम इसमें प्रोडक्शन में क्या होती है, हमें कुछ चीज़ बनाने पड़ते हैं जो कि हमें कंज्यूम करने के काम आ जाए। अब यहाँ पर मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो आपको पता है कि किस तरीके से होती है, क्या होता है उसमें, क्या मैंने आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझा दिया। अब प्रोडक्शन किस से होती है, वो तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से होती है। लेकिन यहाँ पर अगर ब्रॉडली हम देखेंगे तो हमने जो भी हमारे ये क्या नाम है इसका, जो भी हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो पढ़ रहे थे उसमें हमने ब्रॉड कैटेगरी में दो फैक्टर्स लिए हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स। अब आप ये ब्रॉड कैटेगरी में याद रखना कि फिक्स्ड कैटेगरीज कौन से होते हैं, जो फिक्स्ड होते हैं। जैसे कि हमारे पास लैंड है वो फिक्स्ड है, बिल्डिंग है वो फिक्स्ड है, और इसके अलावा मशीनरी है कोई, तो वो हमारी फिक्स्ड एसेट्स या फिक्स्ड फैक्टर्स को हम उसमें कंसिडर कर सकते हैं। अब वेरिएबल फैक्टर्स कैसे हैं, रॉ मटेरियल कभी ज़्यादा भी ला सकते हैं, कभी कम भी ला सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लैंड को देखेंगे तो जितनी हमारी है फैक्ट्री के अंडर लैंड या किसी भी चीज़ के अंदर उतनी ही रहेगी, वो एक्सटेंड नहीं हो सकती है जब तक कि हम दूसरी लैंड को परचेज ना करें या अपने में से कुछ हिस्सा सेल ना करें। बिल्डिंग है, इस पर एक बिल्डिंग है, जब तक कि हम नई बिल्डिंग ना बनाए तो उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो दैट इज कॉल्ड एज ए फिक्सड। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो रॉ मटेरियल जो है एक्सटेंड भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, दैट इज वेरिएबल फैक्टर। और इसके अलावा लेबर, हम कितने एम्प्लॉयज़ को रखेंगे काम पे, कितने लेबर्स को रखेंगे काम पे, वो भी वेरिएबल फैक्टर। इसके अलावा पावर कितना होगा हमारा, मतलब
इस टर्म को मैं अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। पावर क्या है कि लेबर कितना ताकत लगा सकते हैं ये भी समझ सकते हो, या मतलब हमारे पास कितनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी है कोई भी चीज़ बनाने के लिए, उसको हम पावर कह सकते हैं। अब इसके अलावा फ्यूअल, हमारे पास मतलब फ्यूअल जो होता है वो भी वेरिएबल फैक्टर्स में ही कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर हम ब्रॉड कैटेगरी में पढ़ेंगे जहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर हम मतलब जो है फैक्टर्स जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 मेन फैक्टर्स होते हैं। एक को कहते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई क्या होते हैं फैक्टर्स, कौन कौन से होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, एमसीक्यूज कहाँ से पूछे जा सकते हैं, वो चीज़ डिस्कस करेंगे। देखो हमें हर बार एमसीक्यूज पे फोकस करना है, ताकि हमारा जो भी आगे एग्जाम आने वाला है उससे छोटी सी छोटी चीज़ भी अगर पूछी जाए, तो देखो आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए आप कम्पीट कर रहे हो या किसी भी बड़े एग्जाम के लिए कम्पीट कर रहे हो, एक बात जहन में मतलब ज़रूर बिठा लेना, पैटर्न है चेंजर। जो आप पढ़ते थे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेरिएबल फैक्टर, अब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिक्स्ड फैक्टर नहीं पूछा जाएगा। अब कैसे पूछा जाएगा, आपको 4 लाइन्स में आंसर ही वहीं से दिया जाएगा, आपको इसमें से करेक्ट चूज़ करना हो और इनकरेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। तो इस चीज़ से आपको यानी कि पूरी तरीके से डीप नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी फैक्टर कोई भी चीज़ समझने के लिए छोटा सा उसमें मिस्टेक करके रखता है ना, वो बात फिर लास्ट में समझ नहीं आएगी। एक एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर में देने वाला हूँ, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए लैंड को डिस्कस कर लेते हैं। लैंड क्या होता है, इट रेफर्स टू नेचुरल रिसोर्स। तो यहाँ पर आपको सिंपली पता है लैंड क्या होता है, नेचुरल रिसोर्स। अब ये लैंड खाली ज़मीन ही नहीं है ना, तो यहाँ पर आप इकोनॉमिक्स में जब आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हो, लैंड की बात आएगी, तो वहाँ पर आपको ओवरऑल नेचुरल रिसोर्सेज की अगर बात करेंगे तो वो लैंड कहलाता है। मतलब ये बात आसानी से समझा दूंगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, ओरिजिनल और प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है लैंड को, ठीक है। ओरिजिनल और प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है लैंड को, ठीक है। और एक बात यहाँ पर बता दूंगा, वो ये है कि यहाँ पर जो ये जो है सप्लाई ऑफ लैंड जो है ना, परफेक्टली इनलास्टिक होती है। अब ये बात तो आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि आपने इलास्टिसिटी नहीं पढ़ी है। तो इलास्टिसिटी का जब कंसेप्ट समझा दूंगा, परफेक्टली इलास्टिक इनलास्टिक किस तरीके से होता है, वो मैं आपको आराम से समझा दूंगा। फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए कि यहाँ पर जो सप्लाई ऑफ लैंड होती है वो परफेक्टली इनलास्टिक होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन वो आपसे पूछा जाएगा, वो दे देगा 1.A, द सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इलास्टिक। एक चीज़ उसने इन हटा के इलास्टिक बता दिया। तो आप क्या सोचोगे कि ये कहीं भी कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता है इतना डीप से, तो क्या होगा कि आपने अगर डीप नहीं पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन में ज़रूर गलती कर बैठोगे और आपके नंबर कट जाएंगे। तो हर कोई पॉइंट डीप से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, सच दैट यू विल गेन, मतलब आपको उससे फ़ायदा हो सकता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है कि इट इज़ मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए पूरी तरीके से, इट इज़ सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब ये चीज़ आपको समझा दूंगा कि डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है, क्योंकि इसका कंसेप्ट बाद में आए या ना आए, कभी टॉपिक्स में डिस्कस हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि वो डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कैरेक्टर क्या होता है कि मतलब अब अगर यहाँ पर मैं एक ग्राफ लूँगा, मान लो यहाँ पर हमने लैंड का क्वांटिटी ले लिया, यहाँ पर प्रोडक्शन ले ली, ठीक है। ये इस तरीके से हम प्रोडक्शन नाप रहे हैं, ठीक है। मान लो अगर मेरे पास लैंड है, ठीक है, अब मैं इस पर यहाँ तक मतलब प्रोडक्शन कर रहा था, मतलब एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन ले लेते हैं, कोई ज़्यादा, यहाँ तक मैं इस पर बीज बोता था, मुझे प्रोडक्शन निकलती थी मान लो 10 kg निकलता था। अब मैंने यहाँ तक किया, मुझे 11 निकला। अब मैंने जब यहाँ तक प्रोडक्शन किया, मुझे 12 निकला। अब मैंने जब टोटल किया तो मुझे 15 निकला, ठीक है। अब मतलब लैंड की जो सारी मतलब ये जो मैंने यूटिलिटी मेरे पास जितनी थी वो मैंने यूज़ कर ली। तो उसके बाद क्या होगा, अगर मैं ज़्यादा बीज बोऊँगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरा इनपुट बढ़ाने से आउटपुट नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। लैंड का वही प्रोसेस है कि एक टाइम पे इसका ग्राफ इस तरीके से आता है, क्यों, एक टाइम पे इस पर बढ़ता जाएगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा, उसके बाद अगर हम इनपुट को बढ़ाएंगे, मतलब इनपुट को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन आउटपुट इंक्रीज़ नहीं होगा, वो कि डिक्रीज़ होगा, दैट इज़ डिमिनिशिंग होगा। तो दैट इज़ वाई कि ये पॉइंट आप यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स याद रखना कि लैंड जो है वो
वो फॉलो करती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब बात करते हैं इसके बाद लेबर की, जो कि फैक्टर नंबर सेकंड है हमारा। फैक्टर नंबर सेकंड की जब हम बात करेंगे तो लेबर आता है, ठीक है। लेबर को समझने की बात कोशिश करते हैं। अब लेबर क्या है, ये है ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर क्या होता है, ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जहाँ पर मैन पावर यूज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर जरूरी बात है इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैन, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैन, मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी पीछे बताई है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, वो मैंने आपको पिछले वाली वीडियोस में बताई है। अगर आपने नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी पूरे प्ले लिस्ट की, तो वहाँ से देख लीजिए, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैन विथ हेड और हैंड, मतलब कोई थिंक टैंक होता है, वो कोई चीज़ पॉलिसी बनाता है, लेकिन वो भी काम करता है, वो भी लेबर कंसिडर किया जाएगा। अब कोई हाथों से काम करता है, वो भी मतलब लेबर कंसिडर किया जाएगा। दोनों प्रकार में, आप चाहे आप दिमाग लगा रहे हो, चाहे आप हाथों से काम कर रहे हो, दोनों जगह पे आपको लेबर कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो बन सकता है एग्जाम में पूछने के लायक, इस पर इलास्टिक मतलब इलास्टिक नेचर होता है, किसका, इलास्टिक नेचर होता है लेबर का, ठीक है। और ये एक्टिव फैक्टर होता है। बाकी सारे पैसिव फैक्टर्स होते हैं, जैसे बिल्डिंग है वो पैसिव फैक्टर है, जैसे लैंड है पैसिव फैक्टर है, लेकिन लेबर जो है वो एक्टिव फैक्टर है, ठीक है। समझ में आ गया, ये बातें, दोनों बातें आप याद रख लेना। इलास्टिसिटी का कंसेप्ट आ जाएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको, इलास्टिसिटी, इनइलास्टिक, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। नाउ मूविंग टू द थर्ड थिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको मान लो सारा समझ में आ गया। इकोनॉमिक्स बेसिक जो उसका कोर है ना, कोर मान लेना समझ में आ गया। अब यहाँ पर कैपिटल है, जो थर्ड हमारा फैक्टर है वो है कैपिटल का। अब कैपिटल में हम क्या करते हैं, इसमें दो तरीके की कैपिटल होती है, एक होती है फिजिकल कैपिटल, एक होती है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल को छोड़ दो, अब फिजिकल कैपिटल को पहले डिस्कस करते हैं। फिजिकल कैपिटल में हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल एक होती है, इसके फर्दर सब टाइप्स है, और दूसरा है वर्किंग कैपिटल। अब अगर फिजिकल कैपिटल की बात करेंगे, फिक्स्ड कैपिटल की बात करेंगे, तो उसमें आएगा टूल्स, मशीनरी, बिल्डिंग एटसेट्रा, जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं हमारे पास। अब अगर वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे तो इसमें रॉ मटेरियल, मनी इन हैंड और सेमी फर्निश्ड गुड्स को कंसिडर किया जा सकता है। अब याद रख लीजिए, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनता है, ये चीज़ आपको रटने की ज़रूरत है कि कौन किस में क्लासीफाई होता है। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया तो आपको फिजिकल कैपिटल समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल को समझने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन कैपिटल असल में क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल देखो, अब ह्यूमन की बात आ गई तो अब इसमें कैपिटल की बात आ गई, दोनों चीज़ें हमें समझने की कोशिश करनी है, तो पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। चलो ये सीखते हैं क्या होता है ह्यूमन कैपिटल। असल में ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, जब हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, ह्यूमन बींग्स को हम रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो आमतौर पर ये लायबिलिटी नहीं होती है, जो बच्चे इस बात से जानते होंगे कि व्हाट इज़ लायबिलिटी, व्हाट इज़ रिसोर्स, तो उनको ये चीज़ एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, उन बच्चों के लिए ये बात है। लेकिन जिनको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं उनको समझा दूंगा। असल में देखो, अब आपके पास कोई भी ह्यूमन बींग है, ठीक है, ह्यूमन बींग है, वो कोई काम नहीं करता है, दिन में घर में बैठता है, खाली उसको फोकट में खाना खिलाना पड़ता है, तो वो पेरेंट्स के लिए लाइबिलिटी है, यानी कि ऑब्लिगेशंस टू पे, यानी कि पेरेंट्स को उसको हमेशा पे करना पड़ता है, तब जाके वो सस्टेनेबल लाइफ गुजारता है। लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम होती है, समाज पे एक बोझ होता है, मतलब समाज पे पूरी तरीके से बोझ मीन्स लाइबिलिटी, आप समझ लीजिए। जब ये समाज पे बोझ होता है, ये खाली कंज्यूम करता है, प्रोड्यूस कुछ नहीं करता है, तो समाज में इससे असर गलत पड़ता है। लेकिन हमें इकोनॉमिक थिंक टैंक जो होता है, उन्होंने क्या कहा कि हम ह्यूमन बींग्स को वर्किंग कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि ये बोझ के बदले काम करने वाले में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कब कर सकते हैं हम, उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरत होती है वो चीज़ समझा दूंगा। देखो, जब हमारे पास ह्यूमन बींग्स होंगे तो उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे पहले हमें उनको हेल्थ एंड सैनिटेशन देना है, हेल्थ एंड सैनिटेशन देना है, यानी कि पूरी तरीके से हेल्थ की फैसिलिटीज़ देनी है, क्लीन वाटर, जो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन जो होता है वो भी उनको प्रोवाइड करना है। उसके बाद उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। एजुकेशन के बाद उनको एक चीज़ ज़रूर प्रोवाइड करना है, वो है स्किल, किसी भी काम करने का तरीका, स्किल, जिस पे आजकल स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। वो आगे जाके वो हमें पढ़ना है, जब हम अनएम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट पढ़ेंगे या आगे जाके जो भी पॉवर्टी का कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ पर स्किल के रिलेटेड, जैसे प्रधानमंत्री कुशल कल्याण योजना या कोई भी मतलब ऐसी स्कीमें जो मैं आपको बता दूंगा कि वो स्किल इंडिया पे किस तरीके से मतलब डिपेंड करती है। इसी से रिलेटेड मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर करंट अफेयर से रिलेटेड बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में
में जो मतलब सिकिल मतलब जिसको आप बोल सकते हो सिकिल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओपन किया गया और उसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गई है, वो इसी साल मतलब फंक्शन में आएगा। तो ये करंट अफेयर्स के रिलेटेड आपको एस्पेक्ट मैंने यहाँ पर बता दिया। तो जब हम अब यहाँ पर मेन पॉइंट पे आते हैं, एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी है, हेल्थ करना है, फूड करना है प्रोवाइड, और इसके अलावा स्किल करना है प्रोवाइड। जब हम एक इंसान को, एक ह्यूमन बीइंग को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो वो बनेगा हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल, यानी कि वो कल हमें कमा के वापस दे सकता है, हमारे देश पे समाज पे बोझ नहीं बनेगा, हमारे समाज के लिए एसेट बनेगा। तो हम ह्यूमन बीइंग्स को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और वही ह्यूमन बीइंग्स हमारे ह्यूमन कैपिटल कहलाते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर अब यहाँ पर एक दो तीन पॉइंट ज़रूरी है जो आपको समझने की बात है, जो मतलब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ पर मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है कैपिटल, ठीक है। कैपिटल हमेशा मैन मेड होता है। जो ह्यूमन बीइंग भी होते हैं ना, वो एज ए ह्यूमन कैपिटल जिसको मैंने कहा था, वो भी मैन मेड ही है। आप बोलोगे किस तरीके से वो मैन मेड है? क्योंकि उस पर जो इन्वेस्टमेंट की जाती है एजुकेशन से, स्किल से, नहीं तो वो लाइबिलिटी है। अदरवाइज जब हम ह्यूमन कैपिटल कंसिडर करते हैं तो उस पर इन्वेस्ट किया हुआ होता है ह्यूमन बींग्स ने, और वो प्रोड्यूस किया हुआ लेबर होता है, दैट इज़ वाई कि वो ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। अब ये मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, और इसमें सप्लाई जो होती है ना, सप्लाई ऑफ कैपिटल, वो इलास्टिक नेचर की होती है। और यहाँ पर कैपिटल डेप्रिसिएट्स, अब कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा। मान लो मैंने एक गाड़ी खरीदी, ठीक है सर, मैंने एक गाड़ी खरीदी, कितने की खरीदी? मैंने ये 10 लाख की खरीदी। अगले साल मैं इसको कितने में बेच सकता हूँ? 11 लाख में तो नहीं बेच सकता हूँ, 9 लाख में तो बेच सकता हूँ, ठीक है। या तो 10 से कम में बेच सकता हूँ। और देखो ये चीज़ जिससे इसका प्राइस कम हो जाता है ना, इस कॉन्सेप्ट को ही आप याद रख लेना कि इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब डेप्रिसिएशन का पॉजिटिव डेप्रिसिएशन होता है, नेगेटिव डेप्रिसिएशन होता है, किस तरीके से होता है वो अलग कंसेप्ट है, वो हमें डिस्कस नहीं करना है। तो कैपिटल में भी क्या होता है कि डेप्रिसिएशन आ जाता है, क्योंकि हमारे पास मशीनरी है, आज हमने 10 लाख की खरीदी, कल 5 लाख की ही बेचनी पड़ेगी, क्योंकि उसने हमें अपना काम दिया हुआ होता है। दैट इज़ वाई कि इस चीज़ में हमें डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट मिलता है। और ये है पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे कि लेबर हमारा एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था, ये हमारा पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो इसके अलावा इट बूस्ट्स प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जितना ज़्यादा हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा ना, उतना ज़्यादा लेबर का एफिशिएंसी बढ़ेगा, उतना ज़्यादा लेबर का पावर बढ़ेगा। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि लेबर की कंपैटिबिलिटी और कैपेबिलिटी किस तरीके से इंक्रीज़ की जा सकती है, वो हम कैपिटल से ही इंक्रीज़ किया। जैसे 4 लेबर हैं, उनको एक मशीन दे दी, अब मशीन के साथ काम करना है, 4 लेबर मतलब हज़ारों लेबर इसका काम कर सकते हैं अगर उनके साथ एक मशीन होगी। तो लेबर भी ज़रूरी है, मशीनरी भी ज़रूरी है, लेकिन कैपिटल से लेबर का आउटपुट बढ़ जाता है। अब एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर का कंसेप्ट सीखते हैं। अब कौन होता है एंटरप्रेन्योर? क्या समझ लीजिए, ए पर्सन हु ब्रिंग्स इन लैंड। अब कोई आदमी जो लैंड, लेबर, कैपिटल एक जगह पर लेके आ जाए और एक जगह इनको फंक्शन करवाए, उसको एंटरप्रेन्योर कहा जा सकता है। तो अब इसको स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ लेबर भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि मतलब ये सारे चीज़ों को एक जगह लाता है और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलता है। जैसे किसी भी बिजनेसमैन को, जो कोई मतलब मैन्युफैक्चरर होगा, या कोई भी ऐसा इंसान जो लैंड, लेबर और कैपिटल को एक जगह लाए और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कन्वर्ट करे, उससे कुछ प्रोड्यूस करे, उससे मतलब प्रोडक्शन करे, उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एंटरप्रेन्योर भी या एंटरप्रेन्योर डिसाइड्स अपॉन द प्रोनाउंसिएशन, उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत टाइम है। आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। देखो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते आप किस तरीके से पढ़ते हैं? आप पढ़ते लैंड है, आप पढ़ते लैंड है, लेबर है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, और इसके अलावा एंटरप्रेन्योर है। तो चलो, लेकिन क्वेश्चन अब कहाँ से पूछा जा सकता है? क्वेश्चन इलास्टिसिटी, इनइलास्टिसिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग नेचर से पूछा जा सकता है, या कोई छोटा सा पॉइंट पूछा जा सकता है। और ये जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या डिसाइड करता है? व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाई टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाएगा और किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाएगा, ये डिसाइड कौन करता है? ये एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर इसको आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, डू रिमेंबर दिस। यहाँ पर मैं एक स्टार डालता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज़ वाई कि आई एम टेकिंग दिस इनटू कंसिडरेशन।
तो यहाँ पर आप स्टार डाल दीजिए कि जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके साथ अटैच में होता है रिस्क फैक्टर, और रिस्क फैक्टर के बदले में ही उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। रिस्क जो आप मतलब काम करेगा उसको वो रिस्क लेगा। जैसे मैंने सोशलिस्टिक कैपिटलिस्टिक इकॉनमी में भी ये बात कही की थी कि कहाँ पर इनोवेशन ज़्यादा हो सकती है, कहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा कमाया जा सकता है, तो वो रिस्क फैक्टर एंटरप्रेन्योर्स के पास ज़्यादा होता है। तो मेन रिवार्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स क्या है, प्रॉफिट है, क्योंकि वो रिस्क ज़्यादा उठाता है और इसलिए वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। कभी कभी उसको लॉस में भी जाना पड़ता है, तो वो डिपेंड करता है कि इंसान की स्ट्रैटेजी क्या है, एंटरप्रेन्योर की स्ट्रैटेजी है क्या है, किस तरीके से है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से। एक चीज़ हमें डिस्कस करना रह गया है इसमें, इस वाले यूनिट में, वो है सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी। उसमें हम प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिशरी, कॉटनरी और क्वाइनरी सेक्टर्स की बात करेंगे, और क्वाइनरी सेक्टर्स की बात करेंगे। ये 5 सेक्टर्स में आपको पढ़ा दूंगा। 5 सेक्टर्स के बाद हमारा ये वाला चैप्टर, पहला वाला पोर्शन इसका ख़त्म हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट में जो हमें पढ़ना है वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकॉनमी। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकॉनमी पढ़ना है। उसके बाद मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया इकोनॉमिक्स का, टाइप्स ऑफ इकॉनमी का। ये सारे 5-6 वीडियोज़ देख लीजिए एक बार, आपको पूरी तरीके से सारा इकोनॉमिक्स का बेसिक बैठ गया। जब बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गए ना, तो आप आगे जाके अच्छे तरीके से चल सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू मे हैव एंजॉयड दिस, और आपको पूरी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।